सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। दिस इज शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ अवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी शिफा यूसुफ सईद जी, क्यों आज आपकी तबीयत हरी हरी हो रही है? बस हरी हरी हो रही है। हरी हरी तबीयत होती है ना, इंसान जो है वो फौरन उसका एक जो कुछ या तो आपके पास धन दौलत की बरसात हो रही है या फिर आप जो है वो ज़्यादा खुश हैं, आप जो है आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आ गई है। वो होता है ना, ये हफ्ता कैसा रहेगा। हाँ, ये वो आप पढ़े, आप बताएं आपका कैसा रहा? 4-5 उन्होंने पैटर्न जुमले होते हैं, वही रखे हुए होते हैं, वही सबके लिए लिखे हुए होते हैं। इस हफ्ते किसी नाचाकी का इम्कान है। हाँ, इस या हफ्ते अपनी जेब को जरा टाइट रखिए, फजूल खर्ची से बचिए। हाँ, कोई मिलने वाला है। हाँ, ये 4-5 जुमले हैं उनके। वो हर एक कारोबारी फैसलों में एहतियात कीजिए। एहतियात कीजिए। जैसे बड़े हमारे कारोबार चल रहे हैं ना, कोई शक्लें देखो और फिर बात करो कारोबार चल रहे हैं, लेकिन सब एक ही जैसी बातें। लेकिन मजे की बात है लोग उस पर यकीन कर रहे होते हैं। मुझे इस पर बड़ी हैरत होती है कि लोग उस पर यकीन कैसे कर लेते हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने इस तोहम परस्ती में मुब्तला देखा है। अजीब लोग हैं, वो रोज़ाना पढ़ रहे होते हैं या वो उन्होंने किताबें ली हुई होती हैं। साल के शुरू में वो किताब आती है भैया, वो एक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जायचे वायचे जो होते हैं, हॉरोस्कोप अंग्रेजी में। वो उसको भाई वो पढ़ते हैं और कहते हैं ये इसके तो है ना, ये इल्म तो है। वो इल्म नहीं है, फिल्म है, न्यूमरोलॉजी और नहीं न्यूमरोलॉजी वगैरह और ये चीजें तो है। अगर इस चीज का जिक्र है, अगर एक चीज आई भी है और उस पे मुमानियत भी है, तो यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस तो मौजूद है। एग्जिस्टेंस तो है, एग्जिस्टेंस तो बहुत सारी चीजों की। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो ये हफ्ता कैसा रहेगा, मैं 4-5 पैटर्न चीजें पढ़ के उस पर यकीन कर रहे होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो तो आप एक आधी दफा कहीं ना कहीं किसी का सच हो गया होगा ना, एक शुरू में किसी ने लिखा होगा, किसी 2-4 लोगों का उसमें से सच हो गया होगा और फिर बस वही पेटेंट चल रहा है फिर अब। लेकिन बेसिकली जो है मतलब वो इल्म तो है, और जिस तरीके से लोग उसको हासिल करते हैं और फिर उसके बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शंस वगैरह करते हैं उसके हवाले से, तो स्पेसिफिकली मना किया है ना अल्लाह ताला ने कि उसकी तरफ ना जाओ। तो जब ना जाओ का मतलब ये कि एंट्री बैरियर है वहाँ पर, और उसको आपने देखना भी नहीं है, ख़त्म हो गई बात। फिर उसके नए नए तरीके हरबे निकाल के आप कहानियाँ शुरू करते रहते हैं। बहरहाल मैं तो इस पर नहीं जो है वो बिल्कुल इसकी तरफ नहीं जाता हूँ, मेरी बड़ाई है। आप बताएं क्या आज आप कौम को आप प्रोग्राम के आगाज़ में क्या सुनाना चाह रही हैं, क्या खिताब करना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं कौम को? बस यही कि अब शब बारात का सिलसिला है आज और आज एक बड़ी अहम रात है। अपने सारे जो अगले मामलात हैं वो ज़रा सेटल करवाने का मामला होता है आज के दिन। अच्छा, वैसे तो ये कि रोज़ाना कोशिश करें सेटल करते रहें अपने सारे मामलात। बिल्कुल। और वैसे तो रोज़ाना ही एक आपका इम्तिहान भी होता है, उस पर आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है और आपको नज़र आ जाती हैं डेली की बुनियाद पर आपके साथ जो अच्छाइयाँ हो रही हैं या किसी आजमाइश में अगर आप मुब्तला हैं। लेकिन मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें, हिसाब किताब की बड़ी अहम रात होती है और कोशिश करें, दुआ करें कि मुल्क का भी हिसाब किताब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल, नंबर जो ऊपर नीचे हुए हुए हैं और उसकी वजह से आवाम के नंबर ऊपर नीचे हुए हैं वो ज़रा और नीचे आए और डार साहब के भी हिसाब किताब जो है वो दुरुस्त हो जाए। कुछ इस किस्म का भी है। दुआ करें, अपने आप को भी दुआओं में याद रखें, मुल्क को खास तौर पे दुआओं में याद रखें। बड़ी अहम शब है और अभी कुछ दिन पहले शब मेराज गुजरी थी, तो उसके हवाले से भी लोग बहुत उसको भी सीरियसली लेते हैं। और कुछ खास रातों के बारे में जब जिक्र किया गया है और जब बात हुई है तो फिर तो जाहिर है कि उन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। वैसे तो जाहिर है आपको पता है कि कोई भी रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती है और अहम तरीन रात भी हो सकती है। अल्लाह मियाँ ने सुनने का वादा तो हर रात ही एक तरह से किया है। वो तो हर रात का ही मामला है। आप तहज्जुद के वक्त उठे दुआ करें, अल्लाह ताला जो है वो उस वक्त जो है वो अर्श क्या होता है सबसे करीब आए हुए होते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो रोजाना है, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी शख्स ये ना समझे कि अभी मैंने बहुत आगे तक जिंदा रहना है और आगे बढ़ना है। कोई भी रात आपकी आखिरी रात हो सकती है और आखिरी रात हो सकती है, कोई बहुत बड़ी आजमाइश आ सकती है। मतलब आज आप अपने पाँव पे खड़े होके या बैठकर प्रॉपर तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं, कल को खुदा न खास्ता हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो जाए, ऐसा हादसा हो जाए कि आप बैठ के नमाज अदा करने पर मजबूर हो जाएं या लेट के हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन से बेहतर है कि आप अल्लाह की तरफ रुजू ऐसे वक्त में करें कि जब आप बिल्कुल ठीक ठाक चाको चौबंद हैं और उसको एहसास इस चीज़ का भी हो कि जाहिर है मेरे बंदे ने मुझे याद किया, अपनी बेहतरीन भरपूर सलाहियतों के बाद उसने मुझे याद किया जबकि वो छोड़ भी सकता था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम भी दुआ करेंगे, आप सब लोग दुआ करें जी। आइए अपनी नशिस्तों की तरफ चलते हैं। नशिस्त बर्खास्त का आपको पता है ये मामला, कुर्सी का मामला है। अहम है वैसे, वाकई ये कुर्सी अहम है और जिस कुर्सी पे अवैस बैठ जाते हैं उस पे मैं नहीं बैठती और जिस पे मैं बैठती हूँ उस पे अवैस नहीं बैठते। हर एक की जिंदगी में ये कुर्सी का कुछ अहम मामला होता है। बैठ भी सकते, चेंज भी कर सकते हैं। हमने कौन सा कोई इस कुर्सी से हमें कोई वजारत मिली हुई है या सदारत मिली हुई है? नहीं, देखिए शिफा मुशीर बराए, हाँ
सेहतियाबी, उमूर सेहतियाबी, मुशीर बराए सियासी उमूर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों के लिए आप सेटल्ड हो जाते हैं अपनी अपनी जगहों पे आके, आपका ज़रा उस हिसाब से आपकी पोजीशन बन जाती है और जो है वैसे आपका मामला हो जाता है। जैसे हमारे प्रोग्राम में 60 सेकंड न्यूज़ की पोजीशन बन गई है इस वक्त, तो 60 सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं जी, दिखाइए। बिजली सार्फिन पर ₹3.39 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद। कोयटा में गैस लीकेज के धमाके में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हुकूमत का चेयरमैन नैब को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला, काबीना ने मंजूरी दे दी। दुनिया भर में इंटरनेट की बंदिश से आलमी मईशत को $24 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के दौरान कुरान पाक के 10 लाख नुस्खे तकसीम करने की मंजूरी। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तुर्किया की मईशत को सहारा देने सऊदीया मैदान में आ गया, $5 अरब दे दिए। और पुलवामा हमले में हलाक फौजियों के अहले खाना की मोदी सरकार के हाथों तज़लील, बेवाओं पर बदतरीन तशद्दुद। अब ये जो आखिरी जो खबर सुनी आपने, पुलवामा हमले में जो लोग भारत वाले जहाँ भाग हुए थे, ये उनकी बेवाएं वगैरह जो हैं उनको इन्होंने कुछ इमदाद देनी थी। अच्छा, अब वो इमदाद उनको नहीं मिली और उधर हो रहा था एहतजाज। ये ख़वातीन जो उनकी बेवाएं और वालदाएँ थी उनकी वो एहतजाज कर रही थी और उसके बाद मोदी हुकूमत ने उनके ऊपर मारा मारी कर दी। ये देखें, ये तो हरकतें यूज़ ऑफ फोर्स तो खैर मोदी सरकार के दौर में हमने जितनी देखी है बिल्कुल उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती, ना भारत में और ना दुनिया के किसी और मेरे ख्याल मुल्क में मिली। मतलब और एक्सट्रीमिज्म तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बस वहाँ पर लोग जिंदा जिए जा रहे हैं, मजबूर है ना, क्या मजबूर है, क्या करें, मुल्क तो अपना सारा छोड़ नहीं भाग सकता। और बहुत सारे हुक्मरान तो तब्दील कर सकते हैं ना, हुक्मरान तब्दील कर सकते हैं, लेकिन वो वोट इन करके मतलब दे हैव वोटेड हिम इन। बिल्कुल, तो उनकी अपनी सोच भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक इससे एक मुमासलत रखती है लोगों की, आवाम की सोच भी। और बहुत सारे लोग जो भागना चाहते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, वो भी बड़ी वजूहात की बिना पर, मजबूरियों की बिना पर नहीं जा सकते मुल्कों से। तो फिर इस किस्म का मामला। एजेंडा बताएं जी, आज के एजेंडा क्या है? एजेंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के एजेंडा में कई अहम शख्सियात और कई अहम मौजूआत हैं जिन पर नहीं, मेरे बारे में ना बताएं, एजेंडा बताएं। एजेंडा से प्रोग्राम में क्या है? हाँ देखिए, एक तो हमारे प्रोग्राम में बहुत ही खास शख्सियत वो तो है ना, ठीक है, प्रोग्राम करेंगी ना, वैसे करेंगी, अच्छा, की हुई नहीं है। अच्छा। जुमले की साख पे गौर कीजिए, साख्त पे, अहम शख्सियत पे हाँ रुक गए थे। अहम शख्सियत शिरकत करेगी और बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन गुलकारा तो ये हैं ही, लेकिन उससे बड़ी फिलेंथ्रोपिस्ट, उससे बड़ी सोशल वर्कर के तौर पर उभरी हैं और पूरा पाकिस्तान जो है वो इनको दाद दे रहा है। उनसे हम खास तौर पर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। यानी कि हदीका कियानी साहिबा जो है, हदीका कियानी साहिबा आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सैलाब जद्दान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है, तो उनके हवाले से बात होगी। और क्या उन्होंने प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में मुकम्मल कर लिया है, इसके हवाले से हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ पर कर ली है। बहुत बड़ा उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी और उसको तकरीबन काफ़ी हद तक पूरा कर लिया। बिल्कुल। फिर जी अंग्रेज़ी के हवाले से बात होगी। एक बड़े मशहूर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं और बड़े मज़ेदार तरीके से बोलते हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनसे भी हम बात करेंगे। खास मुलाकात आपकी कराएंगे। बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं जी, और वो भी अच्छा खासा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ, उनको हंसाते हैं, उनको जो है वो ज़रा हंसाते हैं, हंसाने का काम करते हैं। और आजकल के दौर में तो जहाँ पर इतनी अजीब गरीब किस्म की परेशानियां हैं, तो हमें ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है कि जो लोगों को हंसाएं और थोड़ी देर के लिए परेशानियां भुलवाएं। बिल्कुल, तो ऐसा ही बिल्कुल। हमारी फिर होगी मुलाकात और बातचीत, और हम बात करेंगे जी, हुकूमत के भी वज़ीर हैं, मुशीर हमारे साथ मौजूद होंगे। गुरबत के ख़ात्मे पर वो ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं, बिस्प प्रोग्राम और ये सारे जो हैं वो उनकी एक तरह से उनकी लीडरशिप में अभी प्रोग्राम्स आगे बढ़ रहे हैं, उनके हवाले से भी ज़रा उन प्रोग्राम्स पे भी बात होगी। और कल जरदारी साहब ने बड़ी अहम प्रेस टॉक की है। हाँ। उस प्रेस टॉक के कुछ अहम बात है। क्या कह दिया उन्होंने, ऐसा क्या कहा मुझे बताएं। एक तो राजनपुर इलेक्शंस के हवाले से ज़रा उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने आने वाले जो इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने, जो जिसके बारे में मखमसे का शिकार है पूरी कौम, उसके हवाले से 2-4 कमेंट्स किए। फिर इमरान खान साहब के हवाले से और बातचीत, जो मुशावरत है कि भाई आप बैठ कर बात करें, ये वो, तो उन्होंने कहा मैं उसको सियासतदान नहीं समझता, मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। तो इसके जो है बयान जरदारी साहब के प्रेस टॉक में आए, तो उस हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। और पाकिस्तान की मईशत पर बात होगी कि पाकिस्तानी कितना खर्चा करते हैं, यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत कितना खर्चा करती है और पाकिस्तानी हुकूमत
उसके कंपैरिजन में जो दुनिया भर की हुकूमतें वो कितने खर्चे करती हैं, ये है जी अखराजात, यानी कि कार्य सरकार के अखराजात, कार्य सरकार के अखराजात, ये हुकूमती मामलात हैं, इन पर हम बात करेंगे। और अब मौसम की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। मेरे गले की सूरत हाल मुझे लग रहा है थोड़ी सी ख़राब हुई है। अच्छा। ये मौसम की तब्दीली की वजह से कल से मुझे कुछ महसूस हो रहा है। अच्छा। मेरी जो महसूस की हिस्स है ना वो मुझे बता रही है कि कुछ होने वाला है। ज़्यादा महसूसमेंट ना करें, वैसे महसूसमेंट ना करूँ मैं प्लीज़, देखें अम्यूज़मेंट करूँ, क्या करूँ, एंटरटेनमेंट करूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे हालात में कहाँ एंटरटेनमेंट हो सकती है। अंडे लेने जाओ, डबल रोटी लेने जाओ तो एंटरटेनमेंट हो जाती है इंसान की फौरन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है वैसे? बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में बहुत कुछ चल रहा है। तो ज़रा आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बहुत अहम खबर, हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है हुकूमत ने। और हम सब जानते हैं कि जी हज करना जो है वो हर साहिब इस्तिताअत शख्स पर फ़र्ज़ है और हर मुसलमान के दिल में यह फ़रीज़ा अदा करने की ख्वाहिश सारी ज़िंदगी मौजूद रहती है। अच्छा, जो एक मरतबा हज कर ले उसको दूसरी मरतबा हज करने की, तीसरी मरतबा हज करने की ख्वाहिश बिल्कुल हमेशा होती है। हाँ। और ये एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन अब आम पाकिस्तानी के लिए ये फ़रीज़ा अदा करना इस्ताद से बाहर हो चुका है। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया है और उसके मुताबिक अब हज के अखराजात कितने होंगे बता दूं? बताया नहीं जा रहा वैसे। 11,75,000 रुपये, 11,75,000 रुपये में हज होगा। ये सरकारी हज है। तो ये सरकारी हज जो है वो 11 लाख, प्राइवेट तो आप अंदाज़ा लगाएं 15 से ऊपर की कहानी होगी। और ये इस साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन हज होगा। 11,75,000 रुपये के अखराजात इस पर होंगे। और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास था, उसमें हज पॉलिसी की मंजूरी दी गई और पाकिस्तान के लिए 1,79,210 अफराद का कोटा मुख्तस है। और सरकारी और निजी जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको 50-50% कोटा दिया जाएगा। अच्छा। और शुमाली रीजन के लिए हज अखराजात जो है वो 11,75,000 होंगे। जनूबी रीजन के लिए हज अखराजात होंगे 11,65,000। और ये तो हम पहले बता चुके थे कि जी जो डॉलर में पेमेंट करेंगे उनको कोई कुरानंदाजी में शामिल नहीं होंगे, वो डायरेक्टली सिलेक्ट होंगे। यानी इफ़ यू हैव डॉलर्स You can go directly। मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि इस साल पाकिस्तान से हज के लिए जो अमूमी तौर पर लोगों का नंबर होता है ना, नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर हज, वो आम सालों से इस साल कुछ कम होगा। अच्छा, मेरी ये फीलिंग नहीं है। अच्छा, हाँ आप देख लीजिए, ये कुरानंदाजी इस मरतबा भी होगी। लोगों के पास भी बहुत पैसा है और उसके अंदर होगा ये कि जो अमीर हज़रात पर ज़्यादा जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली आम गरीब आदमी वो कहते हैं ना कि भाई 5-10 साल उसने जमा किए और 2-2.5 लाख रुपए या 3 लाख 4 लाख रुपए जमा करके वो नहीं जा सकता। हाँ, वो जो एक मुतवस्सित तबके का इंसान है, शख्स है, वो उसके लिए तो कहानी बहुत ये मुश्किल हो गई जी। बिल्कुल 11 लाख रुपए इज ह्यूज अमाउंट। 11,75,000 तकरीबन 12 लाख रुपए आप लगा लें। बाकी भी फिर उधर कुछ खर्चे वर्चे होते हैं, जेब में इतना तो लेके जाता ही है कि कहीं अस्पताल जाने पड़ जाए, कोई टैक्सी की जरूरत हो, कोई बीमार हो जाए। जो गवर्नमेंट वाला होता है उसके अंदर जो है वो तो अस्पताल और जो डॉक्टर्स होते हैं, खाना पीना इंक्लूडेड होता है, कुर्बानी इंक्लूडेड होती है, वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन फिर भी जब आप जाते हैं थोड़ा बहुत आपने रखना होता है। अच्छा, फिर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप हज से वापस आते हैं तो उसके बाद आपने लोगों को तहाइफ देने होते हैं, वो एक और हज होता है। हाँ, वो भी होता है, उसके अलग खर्चे होते हैं। भाई इसकी क्या, मुझे नहीं पता लॉजिक ज़रूरत क्या है, लेकिन ये कि वो एक खर्चा है एक्स्ट्रा। अब अगर आप हज की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने एक एक्स अमाउंट प्लान किया कि जी मुझे इतने में हज करना है, तो आप उसको x+y कर लें, क्योंकि आपने आकर यहाँ पर भी खर्चा करना है। पहले वक्तों में ये चीज़ ज़्यादा आसानी से हो सकती थी, अब तो खैर वैसे ही महंगाई के हाथों इंसान तो खैर मतलब वो पिसने वाली कैफियत दुआ करवा लें। जो हज से आया है उससे कहीं दुआ करवा लें, या बाकायदा कुछ लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जाते हैं, वो आपकी दुआ लेकर जाएंगे, लिस्ट विस्ट बना के पूरा बाकायदा लिख के, और वो फिर बताते हैं कि भाई हमने आपकी ये दुआ की है, ये बात आपकी वहां तक पहुंचाई। वैसे तो अल्लाह ताला हर एक के बड़े करीब है जहां से आप जाएं, लेकिन ये है कि वो हाजी की एक और सिग्निफिकेंस है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ वैल्यू है। बिल्कुल। और हज वलीमा होता है, हज वलीमा कहते हैं। हज वलीमा, मैं वो नाम सोच रहा था। अच्छा, हज वलीमा, भाई आपने सबको बुला लिया, एक बड़ी सी दावत की, हज वलीमा। अच्छा, वो वैसे इसलिए भी होता है कि लोग कहते हैं कि जो वो, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी है हकीकत, लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप हाजी से जाके मुलाकात करें, आप उसको गले शले लगाएंगे। वो तो ये पता नहीं लोगों का है जरा हल्का फुल्का सिलसिला। देखें, दीन में किसी भी चीज को जांचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड और एक ही तरीका है, वो है कि अगर वो चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है तो आप करें। ठीक है, हाँ, तो आप करें। बिल्कुल। उनसे बेहतर बरतर आला अरफा बिल्कुल कोई ना था, ना है, ना होगा। और उनके ही बातों का और उनके ही अमाल जो है, जो अमल है उनके, उनका स्टैंडर्ड है सबसे ऊपर। बस वो देख लें, जो उन्होंने किया वो कर लें, आंख बंद करके कर लें, उसकी गारंटी वो सही होगा।
हाँ, उसके बस अलावा उसके बारे में पता लगाने के लिए भी ऑथेंटिक सोर्सेज हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों ने तो खुदा ना खास्ता उनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें मुंसलिक की भी होती हैं अक्सर कि वो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो 11,75,000 रुपए का हज है। हाँ, सरकारी सरकारी है, ये हाँ। प्राइवेट की बात हमने नहीं की है। अच्छा, आपको जरा पाकिस्तान से बाहर की तरफ लेकर, बल्कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनकी तरफ लेके चाहते हैं। दोनों पड़ोसी ममालिकों से हमारी एक दो अहम खबरें सामने आई हैं। एक तो ईरान की तरफ अगर हम आपको बताएं तो ईरान में गुज़िश्ता बरस जो है वो नवंबर से अचानक स्कूल की जो लड़कियां हैं उनमें जहर खुरानी के वाक़यात जो हैं वो शुरू हो गए और लोग बड़े तशवीश का शिकार हुए, बड़े परेशान हुए। दर्जनों स्कूलों में लड़कियों की को बेहोशी, क़याना, जुज़वी तौर पर मफलूज हो जाने जैसे अजीब गरीब वाक़यात जो हैं वो स्कूलों में सामने आए और इसमें एक दो लड़कियां नहीं, हज़ारों लड़कियां मुतासिर हुई इस फिनोमेना से। अच्छा, इन वाक़यात का आगाज़ जो है वो ईरान में होने वाले एहतजाज के बाद हुआ, जिसकी वजह से शक जाहिर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज इस सिलसिले के पीछे हो सकती हैं। मगर अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनई साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद को फांसी की सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इन जराइम में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमती ओहदेदारान जो हैं उनको दयानतदारी से इन वाक़यात की तहकीकात करनी चाहिए और आयतुल्लाह ख़ामनई साहब ने इसे नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार दिया है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको लटकाओ। अरे ये तो इक़दाम कत्ल है ना। बिल्कुल, इक़दाम कत्ल का मतलब ये है कि आपने उस शख्स को कत्ल करने के लिए वो साजिश, वो काम जो आपने प्लानिंग करनी थी वो कर ली है। अब अगर वो कत्ल ना हो तो भी आपने जुर्म कर दिया है। और इस तरीके से हज़ारों लड़कियों को जहर देना और उनकी मौत की कोशिश करना, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। बहुत ही पॉजिटिव बात की है उन्होंने और वहाँ पर सज़ाएं मिलती भी हैं, वो सज़ा दे भी देते हैं। बिल्कुल, हमारी तरह नहीं होते हैं। हाँ, बिल्कुल, कुछ चीज़ें देखें, हर कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। जहाँ से अच्छी चीज़ें मिल रही हो आपको भी अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो अफगानिस्तान ईरान का मामला था। अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के आने के बाद ख़वातीन पर जो पाबंदियों का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। जंग से तबाहाल मुल्क में सर्दियों की छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटियाँ खुल गई, लेकिन उनमें तालिबात को अभी तक तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है और तालिबान ने यह कहकर पाबंदी आयद की है कि तालिबात ड्रेस कोड को नज़रअंदाज करती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए ख़ानदान के जो मर्द हैं उसका साथ होना लाजमी करार दिया गया, मगर तालिबान के मुताबिक तालिबात इस हुक्म पर भी अमल नहीं करती हैं और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तलबा और तालिबात की अलग अलग क्लासें कर दी गई हैं और लड़कियों को सिर्फ ख़वातीन प्रोफेसर्स पढ़ाती हैं। तालिबान ने लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल्स भी 1 साल से बंद किए हुए हैं। अगरचे तालिबान स्कूल बंद होने की वजूहात बताते हैं कि जी फंड्स की कमी है और सिलेबस को जो है वो इस्लामी तालीम के साथ वो हम आहंग कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें वक्त चाहिए। असल वजह जो लोग कहते हैं वो तालिबान के अमीर जो है हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनकी ख़वातीन से जदीद तालीम के मुतालिक अच्छे ख़यालात नहीं रखते, ये भी कहा जाता है। तो अब देखें ये वही स्टैंडर्ड आ जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बिल्कुल, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो अब इल्म तो हासिल करना है, अब सिस्टम्स आपने बनाने हैं, सिस्टम्स इन प्लेस करने हैं। उन सिस्टम्स को इन प्लेस करने के लिए आप जितना जल्दी जितना काम करेंगे बेहतर करेंगे तो वो अच्छा होगा। हम असल में कल्चर और रिलीजन को मिक्स कर देते हैं तो इस तरह के मामला समझ ही नहीं आती। हालांकि पढ़े लिखे दानिश्वर लोग होते हैं, वो समझते नहीं है कि कल्चर एक जगह का किस तरह से असरअंदाज होता है और उस कल्चर को हम अक्सर रिलीजन बना के पेश कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में और उस बात पे फिर हम तनकीद का भी निशाना बनते हैं। तो थोड़े अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हवाले से क्या बताया है, क्या उनकी अपनी प्रैक्टिसेस थी और क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि हम क्या करते हैं और वो क्या कर गए। दुरुस्त। तो एक तो खैर ये हो गया सिलसिला ख़वातीन की तालीम का और अफगानिस्तान का। अब ज़रा आपको बताते हैं कि हॉलीवुड एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ आए। बड़ा सीरियस आप सुबह से मौजूद है। मैं मौजूद नहीं, मैं कोई आपको जोकर लगती हूँ? नहीं, जोकर की बात नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी आप काफ़ी सीरियस हो गई। मैं काफ़ी सीरियस, ज़्यादा संजीदगी आ गई, काफ़ी सीरियल हो गई आप। जिंदगी के थपेड़े ही ऐसे खाए कि सब्र करें, सब्र। बस। तो आपने शेर नहीं सुना सब्र के हवाले से? इतना अहम शेर। कौन सा? सब्र के हवाले से उसमें जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान किया गया ना इस शेर में, सब्र करो सब्र करो, सब्र बड़ी चीज़ है। अच्छा। आज रात को चांद निकला कल सुबह ईद। ये नहीं आपने सुना? बचपन में शेर सुनते थे। मैंने ये सुना कि क्या गम है, अहम शेर है जो यूं मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बस ये वाला आलम है नाजरीन हमारा कि ऐसे जिंदगी के थपेड़े पड़े और चंद जो रह गए थे वो बकाया जाते सागडार साहब ने पूरे कर दिए। हाथ कर रही मेरी तरफ, मैंने बड़े थपेड़े मारे वो डार साहब। लेकिन मैंने जोकर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया, जोकर का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अगली जो हमारी खबर है वो जोकर से रिलेटेड है। हॉलीवुड अदाकार हैं वाकिन फीनिक्स। उनका नाम का जो है ना बड़ा मुश्किल है, हाँ, जैसे तो, सैन जोजे कहते हैं, हाँ, वो सैन होजे है एक्चुअली। बिल्कुल। तो वाकिन फीनिक्स जो है उन्होंने जोकर फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए और दुनिया में शोहरत हासिल की। देखी थी आपने फिल्म? देखी थी? मैंने देखी नहीं थी।
आपने देखी थी? आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल बात करेंगे, जा रहा हूँ मैं। नहीं, आपने देखी थी? बिल्कुल देखी थी, सिनेमा जाकर देखी थी वो। अच्छा, सिनेमा मुझे जाने का डार्क मूवी थी और आप वो ऐसी मूवी थी कि आप उसको देखें और अगर आप उसको समझे, जाहिर है जो फिल्म देखने और समझने वाले मैं लोग हैं। एक्चुअली सिनेमा वाले लोग नहीं, सिनेमा वाले वो तो खत्म चले हो गया गए थे सिलसिला दोस्तों के सिनेमा। साथ वैसे ही, लेकिन ये कि इट वाज अ डार्क मूवी। आप मैं तो कम से कम 2 दिन तक उसकी कैफियत में रहा, एक अजीब डिप्रेशन वाली जो कैफियत होती है ना, क्या उस शख्स की अदाकारी और क्या उसकी स्टोरी लाइन जो थी ना, कितना उसका ब्रॉड इम्प्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ से वो कनेक्ट होती है। डीप मूवी थी, बहुत डीप मूवी। बिल्कुल, और उसको जो आम आदमी को नहीं समझ में आ मिली, सकती, आप मत देखिएगा। जो उसको पजीराई मिली 2019 में रिलीज होने वाली जो ये फिल्म थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर 14 अरब रुपए से जायद का बिजनेस किया था और कामयाब तरीन फिल्मों में शुमार होती है ये हॉलीवुड की। और जब इस फिल्म का सीक्वल अनाउंस हुआ तो उस पर भी लोगों ने बड़ा ही जो है वो जश्न एक तरह से मनाया। उसका नाम है जॉकर फॉली ए ड्यू और ये बनाने का ऐलान जो है वो हुआ तो शायकीन शिद्दत से अब इसके इंतजार में मुब्तला हैं। और अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है वाकिन फीनिक्स साहब की, जिसमें वो फिल्म की इस सीक्वल की शूटिंग में मसरूफ हैं, सड़क पे दौड़े शोड़े लगा रहे हैं, कैमराज दो तरफ से उनको फॉलो कर रहे हैं। क्लिप में वो एक तरह से लग ऐसा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस की शायद सड़क है जिस पर वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इनके साथ एक और जोकर भी नजर आ रहा है रेड कोट में। आप गौर से ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस फिल्म पर दिसंबर 2022 में काम शुरू किया गया था और अब ये जो रिलीज है इसकी होगी 2024 में। ये 2024 वाली देख लीजिए बिल्कुल, और जबरदस्त इसकी वैसे वो है। वैसे तो फोटोज भी इन्होंने शेयर किए हैं अपनी इसी उसमें, वो खैर हमने नहीं निकाली, लेकिन ये वीडियो आप देखिएगा सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये फोटो आ गई बिल्कुल, तो कहते साथ ही ऐसी टीम हो, बस हर एक को ऐसी टीम मिले कि वो कहते साथ ये भी जिक्र ही किया था तो फोटोज आ गई। तो ये उनकी शूटिंग के दरमियान ये सारा गेटअप वेटअप देखें, गंदा हुआ हुआ है कोट और ये सब सिलसिला, तो ये उनकी शूटिंग के दौरान फोटोज बनी। अच्छा जी, एक तो वो शूटिंग हुई थी, एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। गाड़ी के वक्त एहतियात करेंगे, कितनी दफ़ा समझाया गया आपको? बहुत मरतबा, हमेशा समझाया जाता है। और दुनिया भर में अगर कारों के हादसात की बात की जाए तो हादसात के बायस बहुत सारे लोग जो हैं, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। और 2022 के दौरान पूरे एशिया में पाकिस्तान जो है वो रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली हलाकतों के लिहाज से पहले नंबर पर रहा था। जी, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, रोड पे ना निकला करें आप। और वैसे वाकई पाकिस्तान में ट्रैवलिंग करते हुए या ड्राइविंग करते हुए वो लोग आपको मशवरा ये देते हैं कि आप खुद अपना ख्याल रखें। अच्छा, कराची के नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं तो कराची पूरी दुनिया में ट्रैफिक हादसों में हलाकतों के हिसाब से 4थे नंबर पर रहा था और दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट्स में हर साल तकरीबन 13.5 लाख अफराद हलाक होते हैं। एयर ट्रैवल इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट। हम समझते हैं ना, जहाज़ में जा रहे हैं, जहाज़ क्रैश हो जाएगा। रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, लोगों की सबसे ज़्यादा जो तादाद है रोड एक्सीडेंट्स में हलाक होती है। और ये एक वीडियो है, ये प्लीज़ ये आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आप खुदारा इसको देखें और कुछ होश के नाखून लें। चिली का शहर है पुरान के, उसमें ये ट्रैफिक हादसा हुआ है, इसकी वीडियो देखें आप। और टोल बूथ से किस तरीके से ये गाड़ी आकर टकराई है और उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, टूट फूट का शिकार हो गई फौरन ही, मतलब टुकड़े इसके। ओवर स्पीडिंग इस कदर। मैं आपने अपनी आंखों से सबसे खतरनाक एक्सीडेंट कोई देखा है? हमारे साथ होने वाला था, बच गए। अच्छा, वो इस तरह से हुआ कि मुड़ रही थी रोड और आगे से एक ट्रक आ रहा था। हाँ। और हम इस तरफ से जा रहे थे, वो ट्रक आया और उसने कोई मोड़ काटा, कुछ अजीब सी सिचुएशन हुई, वो ऐसे लड़खड़ाया और डगमगाया कि हमें उसने क्रॉस किया और वो पीछे उसी साइड पे गिर गया जिस साइड पे हमारी गाड़ी गुजरी। तो हम खैर निकल गए और वो आके वो यूं टर्न था और कुछ उसका वो इम्बैलेंस बेसिकली ट्रक जो था, और वो ये भी नहीं था कि लोडेड था। इतना बड़ा होता है, स्पीड उसकी होती है, तो इम्बैलेंस हो जाए तो गिरने का उसके चांस होता है, उलटने का चांस होता है। मैंने अपनी आंखों के सामने ये चीज देखी जिससे हम बचे। मैं खुद कई मरतबा बचा हूँ, अपनी गलती भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलती नहीं की है। बिल्कुल, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना एक इंतहाई गैर मुनासिब और गैर जिम्मेदाराना काम है जो हम अक्सर कर रहे होते हैं, हम सब कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो कई मरतबा मैं भी बचा हूँ और दूसरों की गलतियों से भी हम एक्सीडेंट होते बचे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे, लेकिन खुदारा अपनी हिफाजत के लिए खुद भी इकदाम जरूरी है। और बाइक वाले हजरात जरूर हेलमेट पहने, जरूर। बिल्कुल। नाजरीन, खबरें हो गई जी, वक्फा ले लें। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं और मकबूल हो जाते हैं। और आज आपकी मुलाकात ऐसी ही एक शख्सियत से हम करवाएंगे। भुट्टो साहब जो है वो अंग्रेज़ी में कंटेंट बनाते हैं और ख़ूबसूरत अंग्रेज़ी बोलते हैं, गुलाबी अंग्रेज़ी बोलते हैं और उनकी अंग्रेज़ी सुनकर सब लोग महसूस होते हैं। राजा अयाज भुट्टो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पेशे के एतबार से कारपेंटर हैं और अंग्रेजी बोलने के शौकीन हैं और लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। अपना भी एंटरटेनमेंट उन्होंने ढूंढा हुआ है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा ये बताएं, व्हाई आर यू हैप्पी? प्लीज एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच, बिग बिग थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सारी टीम का बहुत शुक्रिया। यू आर टुडे मी ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, इनवाइट मी। आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे इनवाइट किया, इसलिए बिग थैंक्स, आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात है, जबरदस्त। ये बताएं कि आप हैं तो कारपेंटर, तो कारपेंटरी करते करते अंग्रेजी किससे और कैसे सीखी आपने? हाँ, दिस आई एम ओनली वन कारपेंटर मैन माय शॉप सिटी जोई, ओके। एंड मैं फन के तौर पे वैसे स्टेज ड्रामे करता रहता हूँ। आई एम माय सिटी जोई स्टेज प्रोग्राम, लिटिल स्टेज प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। सो आई एम फनी व्यू इंग्लिश टाइप मेक वीडियोज। मैं एक फन के तौर पे इंग्लिश को जो है कि उस पर वीडियो बनाता हूँ। सही। तो मुझे ये बताएं कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? माय एजुकेशन मिडिल 8th क्लास, मैंने 8 जमात पढ़ी है। 8 क्लास जी। ओके, वेरी गुड। चले, अच्छी बात है। और आपने ये जो अंग्रेज़ी वीडियोस, इस तरह की फ़नी अंग्रेज़ी वीडियोस बनाने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? माय आइडिया कम इज माय ब्रेन, मुझे ख्याल आते हैं मेरे दिमाग में सेंटेंस जोड़कर। एंड पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो फन के तौर पे एक अपने दोस्तों के ग्रुप के लिए बनाई थी। आई एम जोई सिटी ऑफ गुड हस्बैंड, मतलब वो सिंधी में कहते हैं कि माँ जोई जो चंगो मुड़साया, टुडे अवेलेबल टुमारो नॉट अवेलेबल, मतलब कि आज हूँ कल नहीं रहूँगा। तो मैंने एक ग्रुप दोस्तों के लिए व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेजी तो उससे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अचानक मैंने आई एम अपलोडिंग दिस फेसबुक पेज वीडियो, तो मैंने वो पेज पे डाली तो वायरल हो गई। तो मी कंटेंट फाउंड, तो मुझे एक कंटेंट मिल गया। कितनी वायरल हुई थी तो साहब, कितनी वायरल हुई थी, कितने लोगों ने देखी थी वो भी तकरीबन उस टाइम के हिसाब से मेरे पेज पे तो कम व्यूज आए थे, मतलब जबकि लोगों ने जब लगाई थी तो मिलियंस व्यूज आए थे। जैसे दूसरी वीडियो में आई थी, यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास अच्छा क्या है? मी हैव मॉम इज, मेरे पास माँ है। दिस वीडियो वायरल, मिलियंस व्यूअर्स यूट्यूब एंड फेसबुक, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी बहुत चली थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माय ऑल वीडियोस अपर लेवल वीडियोस, जब एक के ऊपर वायरल जाती है, मिलियंस व्यूज आते हैं मेरे वीडियोस के। माशाल्लाह। तो अब आपके कितने फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पर? माय फॉलोअर फेसबुक 1,34,000 फॉलोअर्स। न्यू पेज क्रिएट 1 years 2 years ओल्ड पेज। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। और फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में भी जरा बताएं। वो भी टिकटॉक पे आपको इतना ही देखते हैं और उनको भी मजा आता है आपकी वीडियोस देख के? उनके साथ भी बनाते हैं या नहीं, बिल्कुल बस सिर्फ आप ही होते हैं वीडियोस में? नहीं, वो मैं अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर वगैरह करता रहता हूँ। एंड माय फैमिली, माय 4 किड्स, मेरे 4 बच्चे, 1 वाइफ, 1 बीवी है, एंड 1 मी, और 1 मैं हूँ। पूरी फैमिली में 6, हम 6 हैं। सो आई क्रिएट वीडियोस, ब्यूटीफुल कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स आते हैं तो दिल खुश हो जाता है।
but not my videos bad listen and bad words. मैं कोई गलत वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता, ना ही कोई मैं गलत वीडियो बनाता हूँ। उसके बावजूद भी बैड कमेंट्स कमिंग, उसके बाद भी गलत कमेंट्स आते हैं। माय दिस लोकेशन पेन इज, मुझे इस जगह पे दर्द होता है। एंड माय फैमिली, वो कहते हैं कि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हो और कोई गलत काम ही नहीं करते, कोई गलत चीज़ भी इस्तेमाल की, उसके बाद भी जैसे कमेंट आते, तो मैं कहता हूँ रहने दो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। रनिंग एंड यूर वन डे यूर ऑन स्काई फ्लाई, और एक दिन आप आसमान में उड़ेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। भाई देखिए, क्या बात। अपना दिल साफ रखें प्लीज, वॉश योर हार्ट, बस सिर्फ ऐसी बात होनी Yes. चाहिए। दिल साफ होगा ना तो जिंदगी आसान क्लीन होगी। योर हार्ट, वैसे वॉश क्यों? अच्छा, वॉश नहीं होता? क्लीन माय हार्ट, क्लीन Keep माय your heart हार्ट clean. मुझ में भी एक डायलॉग सुनाऊं मैं आपको? क्लीन माय हार्ट, एक बिल्कुल। जबरदस्त हाँ, dialogue। अवैस को हम अंग्रेजी सिखाएंगे। भुट्टो साहब अवैस को अंग्रेजी सिखाए। हाँ, तो फर्स्ट आप डायलॉग मुझे में जो है आपको वो एक थोड़ी अंग्रेजी का अंग्रेजी बताता हूँ। सिखाएं, अंग्रेजी अपनी वाली। ठीक है। वी स्ट्रेंजर फ्रॉम नो हैंड मिक्स, समझिए? हाँ साहब, आपको मतलब- समझ आ रही समझ है? नहीं आ रही। वी हैंड फ्रॉम, जी मतलब We- क्या हुआ है? वी स्ट्रेंजर ऑफ हैंड मिक्स, हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। मिक्स मतलब मिलाते। समझ आ रही है? ये अंग्रेजी होती है। ये सही है बिल्कुल। टुडे आई एम सीख गया मैं। वेरी सैड, अब लोगों को भी टुडे आई एम वेरी सैड। जो आप सीखे। हाँ, टुडे आई एम वेरी सैड दिस मीडिया आई मैसेज ऑल ओवरऑल पाकिस्तानीज एंड माय गवर्नमेंट। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस मीडिया के थ्रू। जी, माय कंट्री इन्फ्लेशन बिग, आपको पता है कि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है। बिग इन्फ्लेशन, वाट प्योर मैन ईटिंग, क्या खाएंगे गरीब लोग? फ्यूल एक्सपेंसिव इज, फ्लोर एक्सपेंसिव इज, दालें, चीनी, शुगर, ऑल मटेरियल, मतलब कि हर चीज, क्लॉथ, चप्पल, शूज, मतलब कि हर चीज महंगी हो गई है। एक्शन गवर्नमेंट प्लीज, चीपनेस दिस कंट्री, कोई सस्ता ही नहीं है हमारे मुल्क में। वाई? बिल्कुल सही मैसेज दिया हाँ। आपने, बिल्कुल सही इस मैसेज दिया। ये महंगाई मैसेज बड़ा जरूरी है, ये मैसेज जाना चाहिए हुक्मरानों को। बिल्कुल। इस महंगाई का खात्मा ऐसा ही होगा कि हम हुकूमत को बार बार एक्शन ले मैसेज हमारी देते रहें। गवर्नमेंट। आई एम चलें। my heart Yes. listen, I am poison eating and death go। मेरा दिल कहता है कि मैं जहर खा के मर जाऊं, इतनी महंगाई हो चुकी है। नहीं ऐसा ना बिल्कुल, करें, ऐसा ना करें। कीजिएगा। आपकी बड़ी जरूरत है, आपकी वीडियोस देख देख के तो हमें महंगाई की परेशानी से थोड़ा सा छुटकारा मिलता है। बिल्कुल। आपको कुछ हो गया वरना तो हम क्या जिंदगी में करेंगे? टॉक्सिक लोगों की कमी नहीं है हमारे बिल्कुल। पास। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ मौजूद थे जी राज भुट्टो साहब। बड़ी जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं, आप जाकर वीडियोस देखें इनकी। थैंक यू राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। और वो जो टॉक्सिक लोगों का मैंने जिक्र किया, वो टॉक्सिक, इसीलिए इनसिक्योर, अजीबोगरीब जिसको कहते हैं ना कि जी। उनकी वाई भी आपको ऐसी आती है कि आपको लगता है कि ये कोई जहर आपकी तरफ आ रहा है। कि टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं, क्या क्वालिटीज होती है, कैसे पहचाने और कैसे बचें, इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात जनाब यासिर मसूद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर अंग्रेजी सुन लिया आपने? जी, थोड़ी बहुत। बिल्कुल। अब आप हमें बताएं। आपको तो आती है ना, एक तरफ तो वो फ्री क्लासेस दे रहे उतनी हैं। अच्छी नहीं आती जितनी हमें इसकी है। वॉश योर हार्ट ना। हमारे जो इर्द गिर्द में अगर हम माहौल देखें तो आपको ऑफिसों में, अक्सर घरों में, बहुत सारी जगहों पे टॉक्सिक लोग मिलते हैं जो कि शायद पता एक नहीं। सेकंड, पहले टॉक्सिक का तर्जुमा करें। हाँ। टॉक्सिक वर्ड टॉक्सिक वो लोग हैं जो जिनकी मतलब तबीयत में एक जहरीलापन है, जहरीला, बिल्कुल। तलखी है, तुरशी है। तो कैसे पहचान सकते हैं हम इन लोगों को? देखिए, टॉक्सिक लोगों की बड़ी टिपिकल कुछ अलामतें होती हैं। एक तो ये कि वो बहुत इनसिक्योर होंगे, वो आपको लेट डाउन करेंगे, आपको हमेशा किसी ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जिसमें आप बहुत बुरा महसूस करें, बिलिटल्ड महसूस करें,
कमतर महसूस करें, कमज़ोर महसूस करें। इन लोगों की क़ुव्वत फ़ैसला में बहुत कमी होती है, क़ुव्वत फ़ैसला की लोग डायरेक्ट कर रहे होते हैं एग्जैक्टली मतलब अच्छा, ये कभी अपनी फर्म ओपिनियन नहीं देंगे। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ना, खुलकर बात नहीं करेंगे, दो टोक बात नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर हम थोड़ा सा मेटाफिजिकल लेवल पर जाएं तो आपको बड़ी नेगेटिव वाइब्स फील होंगी, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अच्छा, एक और अलामत बड़ी अहम है कि इनकी हमेशा हालात, अपनी ज़िंदगी के मामलात में जो एट्रीब्यूशन होगी ना, मुहर्रकात का जो की निशानदही होगी, हमेशा इनकी ज़ात से बाहर होंगे। अच्छा, ये कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे, आपको अपनी किसी कॉल ऑफ फेल की कबूल करते हुए नज़र नहीं आएंगे। यानी हर गलती दूसरे की गलती है, दूसरे की गलती नहीं होती। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी में हम उसको गैस लाइटिंग कहते हैं। हाँ, गैस लाइटिंग। ये करेंगे, ये आपको ये बावर करवाने पर मुसर रहेंगे कि जनाब मेरी ज़िंदगी में जितनी बेमसाइब, मुश्किलें और तकलीफ़ें हैं ना, उसमें खातिर खा हिस्सा आपका है। वरना मैंने तो देखे मेरा तो दिल वॉश्ड है। तो इसमें दो तरह के लोग हैं। एक आपने शुरू में जब डिफाइन किया ना उनको, टॉक्सिक लोगों को, तो आपने कहा तुर्श और एक कड़वाहट सी उनमें होती है। अब एक वो लोग हैं जिसके बारे में हम आमतौर पर ये जुमला भी सुनते हैं कि इसके नाक पर हर वक्त गुस्सा बैठा रहता है, लेकिन दिल का बड़ा ये नरम और अच्छा इंसान है। एक वो भी है, कड़वे शदीद है, एक्सप्रेस करेंगे तो कड़वाहट उबलेगी। उसमें हम कह सकते हैं कि कुछ टेम्परामेंटल हो गए, लेकिन अच्छा वो टॉक्सिक क्यों नहीं होंगे? अगर कोई टेम्परामेंटल, कोई एग्रेसिव रुझान रखने का हामिल, कोई चिड़चिड़ा, आपको कैसे पता चलेगा जी दिल का साफ है? वो माजरत करेगा, वो अपने किसी गलत रवैये की तलाफी करेगा, शर्मिंदा होगा, शर्मिंदगी का एहसास करने के बाद उसका इजहार भी करेगा। सिर्फ दिल में नहीं रहेगी। अगर आप शर्मिंदा हो दिल में रही, लेकिन आपने अपनी अना का बड़ा सा बुत जो है वो रखा, वो हाँ बिल्कुल सही। तो फिर अगर लोग कहते हैं इन्फ्लेटेड ईगो, मैं कहता हूँ इन्फ्लेमेटेड ईगो। सो जिन लोगों की इन्फ्लेमेटेड ईगो होती है और ये हमेशा किसी न किसी एहसास कमतरी की बिना पर टॉक्सिसिटी जो है ना रवैयों में आती है। अच्छा, अब ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, इनके साथ अगर आप रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है? अच्छा, हमारे मिरर न्यूरॉन्स हैं, मैं हमेशा इस पे बात करता हूँ। कोई जमाई ले रहा होता है, आपको जमाई आती है, कोई नींद कर रहा होता है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है, वनूदगी। टॉक्सिसिटी कैस्केड करती है। अच्छा, अगर आपने प्रॉपरली डिफेंड ना किया खुद को, इससे खुद को बचाने की एक मुतहरिक कोशिश, एक्टिव एक एफर्ट ना की, तो फिर आपके अंदर भी आ जाती है वो कड़वाहट, वो तुर्शी जो है फिर आपके रवैये में भी जी बिल्कुल आ सकती है। आप शेयर कर सकते हैं उस टॉक्सिसिटी को। तो अब अगर आपके इर्द गिर्द हैं ही उस किस्म के लोग, मिसाल के तौर पे ऑफिस में जिनके साथ इंटरेक्शन भी आपका डेली का है या बहुत ज्यादा का है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो कि अच्छा, इसमें मैं एक फार्मूला देता हूँ। हम कहते हैं कि पर्सन इज एन एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स ही और शी इंटरेक्ट्स द मोस्ट, राइट? पुराना है ना, मैन इज द नोन बाय द कंपनी, ये उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। अच्छा, मैं इसे 5 से कहता हूँ 10 कर दीजिए। चलो सही। 3, 4, 5 लोगों को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, अपने बॉस को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंटल या सिबलिंग्स को। लेकिन देखिए 2-3 घंटे का ही प्रोग्राम है ना, उसके बाद के बाकी के 3-4 लोगों को आप चूज कर सकते हैं। तो ये एक मुगालता है कि अगर हम कहें जी कि आप बस 100 लोगों से मिल रहे हैं तो 100 के 100 लोग टॉक्सिक हो गए, ऐसा नहीं तो फिर इसका मतलब है कि आप में भी वो अलामतें मौजूद हैं। इसका मतलब है आप भी कुछ अच्छाई देख ना पाए। तो इसलिए ऐसा नहीं है, होस्ट कभी-कभी अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। सही है, लेकिन अगर घर वाले ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना सारा मतलब जिंदगी गुजारने वाला कोई पार्टनर आपका ऐसा है, लाइफ पार्टनर, तो फिर अब क्या करना है? अच्छा, अब ये एक देखिए आप यूजुअली जैसे कभी खुदा न खास्ता टर्मिनल इलनेस में मुब्तला लोग होते हैं जो डिमांडिंग भी हो रहे होते हैं, जिनकी तरफ से आपको पेन भी आ रहा होता है, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? एक तो चीज़ ये जान लीजिए कि टॉक्सिसिटी का हामिल कोई फर्द जो है किसी ज़हनी और जज्बाती बहरान का, बीमारी का शिकार है। सही है। तो पहली चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा कंपैशन और फॉरगिविंग एटीट्यूड क्रिएट करेंगे अपने अंदर। दूसरा ये कि हरगिज़ इस फॉरगिविंग और कंपैशनेट एटीट्यूड को अपने लिए ऐसा जवाज़ नहीं बनाएंगे कि जिसके नतीजे में आप मिजरेबल और पिटिएबल हो जाए। सो आपने अगर आप सेल्फ केयरिंग और सेल्फ कंपैशनेट होते हुए आपने पहले तो ये रियलाइज करना है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गए हैं। सही है। इसको डिनाई ना करें,
इसको कबूल कीजिए। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि इस टॉक्सिसिटी को ऑफसेट करने के लिए पहले तो वे कर लीजिए टॉक्सिसिटी की शिद्दत क्या है। कहीं आप इसको मैग्नीफाई करके तो नहीं देख रहे, अंडरमाइन भी ना करें लेकिन मैग्नीफाई भी ना करें। सही है। एक स्पाउस के साथ, पेरेंट के साथ, सिबलिंग के साथ आपके दिन का कितना हिस्सा गुजरता है जिसके अंदर आपको लामहला इस टॉक्सिसिटी को रिसीव करना है। जो नहीं गुजरता है कि आप उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसी अपनी जो मसरूफियात ढूंढ सकते हैं जिसमें उस टॉक्सिसिटी को ऑफसेट कर सकें, हेल्दी रिजिलियंस अपना सकें, कोई 2-4 एंटी टॉक्सिक लोगों के साथ गुजारे ताकि जब आपको दोबारा उसी सूरत हाल में जाना पड़े तो आप कोप कर सकें। आपने कोपिंग रिजिलियंस पे काम करना है। तीसरा मैं एक बात जो कहने जा रहा हूँ, शायद सोशली उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट ना किया जाए कि जब ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, मजबूरी बन जाता है ना। तारुफ रोग बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना नामुमकिन हो उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। सो आपने मतलब आग में उतनी तपिश लेनी है जितने में आप बर्दाश्त कर सकें, उसके बाद आप जलने लगे वहाँ जल आग को बुझाना चाहिए। ये बड़ी अहम बात की आपने। आखिर में जाते जाते कोई ऐसी किताब आप रेकमेंड करेंगे हमारे नाजरीन को जो पढ़ें और उस पर फ़ायदा होगा उनको? जितनी भी पॉजिटिव साइकोलॉजी की कुछ किताबें हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर सेल्फ हेल्प, पॉजिटिव साइकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें जानने की ज़रूरत है। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस पे लर्निंग बहुत ज़रूरी है हर फर्द को। हमें एक्सपीरियंस ऑफ फ्लो एंड फ्लरिशिंग, हम फ्लरिश कैसे कर सकते हैं, और रूटीन में डेली में रिक्रिएशन में ढेर सारे पैसे खर्च करके नहीं, एक अमूमी दिन के अंदर हमने फ्लरिश कैसे करना है, हमने अपने पैशन के साथ कैसे रिकनेक्ट करना है, अपने पैशंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और इग्नाइटेड रखने हैं, उनको जिंदा रखना है। इसके मुतालिक जो है बहुत सा ऑथेंटिक लिटरेचर मौजूद है। रोटिवेशनल स्पीकर से बचें खुदारा, और मोटिवेशनल से भी बचें क्योंकि वो फ़र्क इतना नहीं है। ऑथेंटिक लिटरेचर जो है उसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यासिर मसूद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। टॉक्सिक लोगों से बचना है और जब आप बचेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आपको फ़र्क महसूस होगा कि जी ये टॉक्सिक लोग जो थे वो कैसे आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा हम बात करते हैं कुछ सोशल वर्क की, और ये सोशल वर्क भी जुड़ा है एक ऐसी शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा से रहा है, फ़नून लतीफ़ा से है। और जब उन्होंने गीत गाए तो कमाल गाए, बिल्कुल, और अदाकारी भी की। बहुत सारी जो यूँ कह लीजिए मतलब हर फन मौला किस्म की खातून है। और सोशल मीडिया जब वो सोशल वर्क करने के लिए आए, सोशल मीडिया में बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, और उनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को पता चला कि जी उन्होंने सोशल वर्क करना शुरू किया है, ख़ासतौर पर सैलाब के हवाले से। तो फिर देखें कि कैसा ज़बरदस्त और ज़बरदस्त पजीराई हुई। उन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करना शुरू किया और ज़ाहिर है लोगों ने फिर उसमें और ज़्यादा एतमाद कायम हुआ। लोगों ने फंडिंग उनके लिए भेजनी शुरू की, डोनेशंस दिए, और जितनी बड़ी वो गुलकारा या अदाकारा हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा उन्होंने ख़ुद को एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट दुनिया के आगे पेश किया। और उन्होंने ये साबित किया है कि जब कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कॉल है कि डूइंग राइट थिंग, देयर इज़ नो राइट टाइम फॉर डूइंग द राइट थिंग। तो हर चीज़ को करने का कोई ख़ास सही वक्त नहीं होता। आप सही चीज़ करें तो वक्त ठीक कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हदीका कियानी साहिबा की बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हदीका कियानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हदीका, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और बहुत शुक्रिया जो आपने ये काम का बेड़ा उठाया। ज़बरदस्त लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। कल हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जब फ्लायर फेंका कि हदीका कियानी इज़ जॉइनिंग अस, और वही आपके काम की वजह से, सोशल वर्क की वजह से हमें ज़ाती तौर पर मैसेजेस आने रिसीव होने शुरू हो गए कि भाई हदीका को कैसे डोनेशंस भेजनी है और उनको ये बताइएगा कि हम कभी उनसे मिले नहीं हैं। और ये सियासतदानों की मैं बात कर रही हूँ कि हम हदीका से कभी मिले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो एक बहुत बड़ी खातून है। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार है और ये अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त से नवाजा है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों का शो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, और बहुत खूबसूरत अल्फाज आप लोग अभी एजुकेट ही कर रहे थे लोगों को
जो कि लोगों को पता भी हैं, लेकिन हम अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करते, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत हैं। ये तसव्वुर की जो आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात हो रही थी ये। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने भी शायद ये तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात ऑफ एंड ऑन हैं, या ये जो कैटास्ट्रोफीज़ हमारी दुनिया में आ रही हैं, इसमें अगर यही था मुझे कि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर ये मेरा तो हिस्सा इस दुनिया के अंदर नहीं डलेगा। तो 2010 में मैंने KPK में 255 हाउसेस बनाए थे। तो मेरा थोड़ा सा आप समझ लें कि होमवर्क हुआ था, थोड़ा सा मुझे तजर्बा था उस वक्त का कि मुझे क्या करना है। और उस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी ने मुझे एक गाइडेंस दी थी कि आप रिलीफ वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर सोचें। इनको पक्की छतें जो है ना वो अगर आप बनवा के दें तो बहुत अच्छा होगा। तो उस वक्त डिजिटल मीडिया का दौर तो नहीं था, लेकिन ये कि वहाँ पे भी फिर मैंने कुछ चैनल्स के ऊपर अपील्स करके तो, और अपने आसपास जितने भी लोग थे साहिबे इस्तिताअत, तो उन्होंने मुझे मदद की और फंड्स इकट्ठे करने में। तो मैंने 255 हाउसेस बना लिए KPK के एरिया में, मियाँ ईसा, बांडा शेख इस्माइल और बांडा मला खान में। वो होमवर्क जो है, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आपने की हुई हो तो वो तजर्बा आपका जो है वो आपके काम आता है ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त काम आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में आपके काम आ जाता है। तो जब ये फ्लड्स आए 2022 में, तो एकदम से मुझे वो स्ट्राइक की चीज़ कि मैंने जो पहले एक तजर्बे से या जिस स्टेप से मैं गुजरी थी, तो मैं क्या वो स्टेप्स अभी नहीं ले सकती? ठीक है, ये दौर डिफ़िकल्ट हो गया है, इन्फ्लेशन आ गई, पैसे की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई है, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपकी सोच में क्लैरिटी है तो अल्लाह ताला ने अगर आपके दिमाग में सोच डाल दी है कि वसीला राह आपने बनाना है और इसके ऊपर आपने इस कैंपेन को लेके चलना है, तो वो उस यकीन के साथ मैंने फिर जो है वो उस पर अमल किया। और अल्लाह ताला ने वसीले बनाए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान आर्मी को वसीला बनाया जो वहाँ पे फील्ड में, ग्राउंड में काम कर रहे थे, और फ्लड्स के लिए बहुत से लोगों की मदद हो रही थी वहाँ पे ऑलरेडी। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया और फिर मुझे गाइडेंस मिली वहाँ से कि रिलीफ वर्क आप करें। तो रिलीफ के साथ साथ फिर मैंने पहले दिन से ये प्लान किया हुआ था कि मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलना है। मैंने ये 2 दिन की ये जो है ट्रक्स ले जाके और कपड़े, जूते और खाने पीने की चीज़ें ले जाके यहाँ पे मैंने नहीं रुकना, क्योंकि ये बहुत वहाँ पे डैमेज हुआ है और ये बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस की चीज़ है। इसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि आप चंद रिलीफ का स्टफ़ ले जाके 14 ट्रक ले गए या 4 बोगीज़ ले गए, ये इस पे काम नहीं बनेगा। तो मुझे सॉलिड स्ट्रक्चर्स देने हैं। और फिर मैंने अपील्स की और अल्लाह ताला की फ़ज़लो करम से, लोगों की हेल्प से 100 हाउसेस मैंने तंबू तहसील में बनाए, जो कि ज़िला नसीराबाद में है। इंटीरियर बलूचिस्तान बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है, वहाँ लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, कम्यूटिंग बहुत मुश्किल है। वहाँ पे हमने ग्रोसरी स्टोर बनाया, एक शहीद के बेटे का, प्राइमरी स्कूल बनाया, मॉस्क बनाई, अच्छा। और मैटरनिटी सेंटर बनाया, क्योंकि वहाँ पे हामला ख़वातीन के बहुत इशूज़ थे। वहाँ पे उनको रेडियों पे लाद के, तो रेडियों पे लेके जाते हैं प्रेगनेंसी में, और कुछ की रास्ते के अंदर ही यानी कि ज़िंदगी चली जाती है, और कुछ जो हैं वो रास्ते में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। अगर आप सोचें, तसव्वुर करें, तो आपको आपके तसव्वुर में भी वो चीज़ नहीं आ सकती कि जो वहाँ पे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पीने का साफ़ पानी नहीं है। मतलब मैं आपको खुदा गवाह है कि मैं जब वहाँ से आती हूँ ना, तो मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ तेरा लाख शुक्र है कि हमें पीने का साफ़ पानी मुयस्सर है। मतलब वहाँ जिसको पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, उनकी आप लिविंग के स्टैंडर्ड्स देख लें, लाइफ के स्टैंडर्ड्स के किन हालात में वो इस वक्त हैं कि कीचड़ के उनके घर हो चुके हुए थे। जाहिर है मट्टी के घर हैं, तो जब वो पानी आया, और वो पानी का प्रेसिडेंस वहाँ पे इस तरह का है कि वहाँ फ्लैश फ्लड नहीं आता बलूचिस्तान में जब फ्लड आता है तो वो स्कैटर होके आता है। वो एक दरिया एक तरफ से, दूसरा दरिया दूसरी तरफ से, दोनों आके वो हिट करते हैं, या अगर एक दरिया भी हिट कर रहा है तो वो पूरा आके स्कैटर हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे रास्ते बहुत ज़्यादा हैं और डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, वास्ट एरिया है।
तो उस प्रेसिडेंस को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे काउंटर मेजर्स लिए। तो हमने सोचा कि अब मिट्टी के घर नहीं बनाने, इनको सॉलिड स्ट्रक्चर देना है। सॉलिड स्ट्रक्चर में ये है कि हम इंटरलॉकिंग ब्रिक्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग्स करके इंटरलॉकिंग ब्रिक्स जो कि क्लाइमेट कंपैटिबल हैं, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होंगी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्द नहीं होंगी। तो वो आप अभी भी जाएं, वहाँ पे बहुत गर्मी है तो वहाँ जो घर के बनाए हैं माशाल्लाह से वो अंदर से काफ़ी कूल हैं, ठंडे हैं। अब आप लोगों को बोलने का मौका दूं मैं। सही है, तो आपका टारगेट क्या है हदीका? कोई नहीं, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया ना, बिल्कुल सबसे अच्छी बात यही है कि आपने हमारा काम आसान कर दिया। जितने सवालात हमारे जहन में थे उसमें से बहुत सारे आधों के जवाब आपने पहले ही दे दिए। लेकिन टारगेट की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और आपने कहा कि ये स्टेज वाइज चलेगा, ये 1-2 दिन का या 14 ट्रकों की बात नहीं है, तो आपका अपना जाती तौर पर टारगेट क्या है? क्योंकि अब आपने वहां पर विजिट कर लिया है, देख ली है सारी सिचुएशन, तो कितना टारगेट है कि कितने घर बनाने? मस्जिद भी आपने ज़ाहिर कायम की है, उसकी भी तस्वीरें हमने देखी हैं। घरों के हवाले से क्या टारगेट है आपका? अच्छा, मेरा टारगेट तो ये है कि अल्लाह ताला जिस तरह फंड्स देता जाएगा, लोग जिस तरह चैरिटी करते जाएंगे, तो हम अपना टारगेट बढ़ाते जाएंगे। मैं थोड़ा सा, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि डर के, लेकिन मैं थोड़ा संभल के चल रही हूँ कि मैंने 100 हाउसेस का टारगेट किया, वो 100 हाउसेस बना लिए। अब 76 का इलाका जो है वो मैंने जाके देखा है, उसका सर्वे किया है, और वो पाक आर्मी ने अब 76 का एरिया मुझे बताया है कि वहाँ पे 2 दरिया हैं जिन्होंने आके हिट किया है, और उस एरिया का मैंने आप लोगों के साथ फुटेज भी शेयर किया है। वो कुंडी का इलाका है, कुंडी विलेज, जिसको हम वसीला इराक़ का विलेज बना रहे हैं अब। और वहाँ पे इंशाल्लाह स्कूल होगा, मैटरनिटी सेंटर होगा, मॉस्क होगी, ग्रोसरी स्टोर होगा इंशाल्लाह। और वहाँ कोशिश करेंगे कि दस्तकारी का भी कुछ सेंटर बन जाए। अगर मुझे कोई NGO या कोई ऐसे लोग जो कि डिज़ाइनर्स हैं या वो उनके साथ उनको अडॉप्ट करते हैं उस जगह को, ताकि उनका भी एक वसीला बने, उनका एक कांस्टेंट बेसिस के ऊपर उनकी एक रोज़गार हो, तो वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। अब ख्वाहिशात तो इतनी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन ये है कि मेरा स्लोगन कि सोच, यकीन और अमल, यानी पहले आपने थॉट, बिलीफ एंड एक्शन, तो उसके ऊपर मैं चल रही हूँ। 200 घरों का टारगेट लगाया है, और अब इन्फ्लेशन की वजह से जो 1 हाउस यूनिट है 14/16 का, उसको हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 3,50,000 अलॉन्ग विद 7% टैक्स उसके अंदर शामिल है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर भी टैक्स हुकूमत लगाती है और 7% लगाती है, वो चाहे वो गरीबों के घर बनने हो, लेकिन उस पर टैक्स है और वो देना पड़ेगा, और वो हम दे रहे हैं। 100 हाउसेस के ऊपर हमने दिया है, हम 200 हाउसेस पे भी टैक्स देंगे। तो 200 हाउसेस अभी टारगेट है, और इंशाल्लाह जो ही ये टारगेट कंप्लीट होता है, अच्छा, तो थोड़ी सी मैं डिटेल चाहूँगा जी इंशाल्लाह। मैं थोड़ी सी डिटेल चाहूँगा कि आपने बताया 3,50,000 रुपए में ये घर बनता है, ये कितना बड़ा होता है, इसकी क्या मेजरमेंट्स होती हैं और कितने लोगों के लिए काफ़ी होता है? ये 14/16 का है यूनिट, जो कि मैंने आप लोगों के साथ फुटेज भी शेयर की है, और ये तकरीबन 7 से 8 फैमिली के लोग जो हैं वो उसमें शामिल हैं। और प्रायोरिटी क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन आई एम श्योर कि नेक्स्ट आपने करना ही था कि प्रायोरिटी, हम किस प्रायोरिटी बेस के ऊपर इन घरों को लोगों को दे रहे हैं। वो अलॉटमेंट हम कर रहे हैं, जिसकी लैंड होगी उसके ऊपर घर बनेगा। अदरवाइज डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर हम घर नहीं बना रहे। जिसकी लैंड है और वो हम आईडीज लेके और उसको प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ वेरीफाई करके हम लोग घर बना रहे हैं, ताकि, और वो ये सारा काम जो है आर्मी मुझे प्रोवाइड कर रही है, और इन अ वेरी ऑथेंटिक मैनर, कि उसमें विडोज को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और ऐसे घरों को जहाँ पे मर्द हजरात जो हैं वो नहीं हैं, या फिर बूढ़े हैं, या फिर उनके हालात इस तरह के हैं कि बिल्कुल, यानी 7-8 बच्चे हैं और घर में कमाने वाला भी कोई एक इंसान, मतलब हम उस तरह से प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट विडोज को मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह 200 घर जो है मार्च में हमारे स्टार्ट हो गए हैं, और आप लोगों के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं चाहती हूँ कि हम लोग फंड रेजिंग भी करें। मैंने अपना अकाउंट नंबर भी शेयर कर दिया है, और इंटरनेशनल डोनर्स के लिए जो है वो gofundme.com/वसीला-ए-राह है। भी मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ जाएगा, वसीला-ए-राह ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर।
तो आप उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्च में घर स्टार्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है सितंबर में इसको ख़त्म करने का 200 हाउसेस इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा था, आपकी ये जो फुटेज चल रही है उसमें बहुत सारे लोगों के साथ आप मुलाकात कर रही हैं, बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन खेल हो रही रही है हैं, वहाँ पर जो ज़ाहिर है जो माएँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनसे आपकी इंटरेक्शन हो रही है। एक तो ये भी मैंने पढ़ा था कि आपने अपनी वालिदा के हवाले से भी इस प्रोजेक्ट के अंदर एक हिस्सा रखा है। हमारी तरफ से उनके लिए बहुत सारी दुआएँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। तो वहाँ के जो लोगों के साथ जो इंटरेक्शन रहा आपका, वो कैसा रहा? इंटरेक्शन ऐसे था कि जैसे रूहें आपस में मिल रही होती हैं और मतलब मैं उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकती कि एक एम्पैथी का फैक्टर कि जिसमें मैं उनकी पेन को फील कर रही थी, उनकी डेस्परेशन को फील कर रही थी, उनकी तकलीफ़ को महसूस कर रही थी कि वहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं है। मतलब मैं उनको एजुकेशन की क्या लेक्चर देती वहाँ पे कि जिनके बेसिक मसाइल ही पूरे नहीं हो रहे थे, ठीक है, जिनको खाने पीने का मसला है, जिनको पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, हामला औरतों के लिए कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे वो जाके डिलीवरी करवा सकें, जहाँ पे हाइजीन का ही कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनको मैं एजुकेशन का तो लेक्चर दे नहीं सकती थी। And this is तो मेरे लिए ये आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा खित्ता है। जी, और मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी थी कि एजुकेशन एंड इट स्टिल इज। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ। हाँ, लेकिन पहले अब हेल्थ, बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, जिंदगी होगी, साफ पानी जिसका पीने, आप पानी साफ नहीं पी रहे तो आपकी सेहत कैसे ठीक हो सकती है? आप बताएं। कितना भी कोई आयरन मैन होगा, कोई आयरन वुमेन होगी, अगर उसको साफ पानी नहीं आप देंगे, वो एक टाइम तो आएगा कोलैप्स करेगी। तो छोटे बच्चों के बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पे, बच्चे ब्लाइंड हो रहे हैं। मैंने जिन बच्चों को वहाँ उठाया है, वहाँ पे वो उनकी आंखों, उनकी बिनाई नहीं है सही तरीके से, तो वो शायद मे बी हामला औरतों के इश्यूज हैं कि जिसमें उनको साफ पानी नहीं मिल रहा, तो उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो जिसमें जब आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो किसी के कोई पोलियो हो रहा है, किसी के इश्यूज हैं बॉडी के, तो वो बहुत सारे मसले, बेसिक इश्यूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। पीने का साफ पानी, मैं तो एक ही पॉइंट के ऊपर हूँ, पीने का साफ कर रही हैं। हमारी दुआ ये है कि आप हमारी दुआ ये है कि जो आप काम कर रही हैं, जो आपने बेड़ा उठाया है, जो टारगेट है वो आपका मुकम्मल हो और हम भी आपके साथ जुड़ें और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ें। और इसी तरीके से जो एक वो होती है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सेलिब्रिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एज ए सोसाइटी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिल्कुल। एंड बिफोर वी एंड दिस, हम चाहेंगे एक मरतबा फिर आप अपने फंड रेजिंग के हवाले से ज़रा बता दें डिटेल्स, ताकि जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने डोनेशंस करनी है तो वो आप ज़रूर इधर आकर वो कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं बारहा आप लोगों को दोबारा ये कहूँगी कि मैं इस टाइम आपके साथ चाहे 10 मिनट के लिए बैठी हूँ, लेकिन आप लोगों की चैरिटी ये होगी, बीइंग होस्ट्स ऑफ द शो एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, कि आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में, आप लोगों की तरफ से चैरिटी ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस देते रहें बार बार, क्योंकि हमारा मेमोरी स्पैन इतना कम है, हमारी याददाश्त इतनी कम है कि हम एक दिन एक न्यूज़ सुनते हैं, हम दूसरे दिन वो न्यूज़ हमने भूल जाते हैं। बिल्कुल। आज हमारे खुदा न खास्ता मुल्क में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, हम आज परेशान होंगे, हम 2 दिन के बाद भूले में होंगे, हम बहुत बड़ा वाकया भी भूल जाते हैं। तो इस वक्त फ्लड्स के इलाके में परेशानियां और तकलीफें चल रही हैं कांस्टेंट बेसिस के ऊपर, तो प्लीज उसको बार बार टैप करते रहिएगा। बिल्कुल। और हम अपने सोशल मीडिया पर भी डालेंगे इंशाल्लाह, GoFundMe पर जो राह का पेज है उसको भी हम लिंक करेंगे लोगों को। और अनवरी खानम का अकाउंट है, तो आप लोग, मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगी, आप अपने प्लेटफॉर्म पे प्लीज लोगों को बताते रहिए। जितनी जल्दी फंड्स आएंगे उतनी जल्दी इंशाल्लाह ताला घर बनाने में कामयाब होंगे, इनके घर बनेंगे और ये दोबारा बसेंगे। बिल्कुल। हदीका कियानी नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी और ज़बरदस्त काम कर रही हैं और हम इनके काम में इनके साथ शिरकत करनी है। वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
वेलकम बैक जी। सियासी गर्मा गर्मी जो है वो अपने उरूज पर है और वो टेम्परेचर है कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। कल एक बड़ी अहम प्रेस टॉक हुई, बड़े अरसे बाद हुई, जरदारी साहब की। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो टीवी पर अपेयर हुए और उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। ज़ाहिर है सवाल भी बड़े इंटरेस्टिंग थे और जवाब उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। कुछ बड़ी अहम स्टेटमेंट्स हैं जो उनकी तरफ से आई इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से उनसे पूछा गया कि आप बात करेंगे, बैठना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं उनको सियासतदान नहीं समझता, मैं उनके साथ कैसे बैठूंगा। तो इस किस्म की और भी मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स थी जो कि काबिल गौर है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ फैसल करीम कुंडली साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और इस वक्त जो मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए जितने भी इकदाम हैं वो सब यही देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, आपको हमारे इस नए घर में मुबारक। मैं आपको जो है बेस्ट विशेस कि आप एक नए उसमें जो है सर ये चैनल आपकी जो गुलाबी टाई आपने पहनी हुई है ये हमारे घर के खुशी में, ये नहीं, भड़कीला नहीं, सा रंग पुरानी अच्छा लग रहा है, अच्छा रहा है। आप लोगों ने नहीं दिए, मैंने अपने खरीदी है और हाँ, ये सही है। लेकिन आपको मैं जो है आपके जो है नए प्रोग्राम में आपको जो है मैं बेस्ट विशेस देता हूँ। अल्लाह ताला आपकी। लेकिन सर ये बताएं कि डायरेक्टली टाई की तारीफ पे आपने फौरन हम पे ये तनकीदी निश्तर क्यों निछावर करके वो फौरन आपने क्लैरिफिकेशन दे दी कि आपने नहीं दी है, मैंने खुद खरीदी है, ऐसा क्यों? इतनी टेंशन है आजकल? नहीं, वो लोग कहते हैं ना, अक्सर वो होता है ये आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, वो पता लगता है कि उसी ने गिफ्ट किया। मतलब अगर आप हमारी तारीफ अवैस की तारीफ करते तो अवैस कहना बनता था कि भाई आपने नहीं दिया, क्योंकि लिफाफा हो जाता ना। नहीं, मैं तारीफ क्यों सियासतदान को लिफाफा दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? हम तो लेने वाले हैं। तो आप तारीख बदल लें। अच्छा, ये भी सही, तारीख बदलनी पड़ेगी। लेकिन चले तारीख बदलने से इलेक्शन की तारीख पे आ जाते हैं कि आप लोग इलेक्शन के लिए रेडी हैं मुकम्मल तौर पर? क्या चाहते हैं कि हो फ़ौरन हो, टाइम पर हो, कब हो? क्योंकि लग तो नहीं रहा कि जो बाकी जो जमातें हैं जो इस नून लीग खास तौर पे, नून लीग और फजल रहमान साहब वो तो नहीं चाह रहे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से बड़ा क्लियर स्टांस है। मैंने भी कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के चेयरमैन ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जब भी तारीख देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम तैयार है। और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम ये एक दावा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को मुतफ़िक़ आइन दी और फिर आइन को अपनी शक्ल में बहाल किया, असल शक्ल में। हम ये कहते हैं कि जो भी आइन है, आइन के मुताबिक ही चीज़ चलनी चाहिए। अगर हम आइन के मुताबिक न चले तो हम में और फिर डिक्टेटर्स में क्या फ़र्क रहेगा? तो हम यही चाहते हैं कि आइन के मुताबिक जो चीज़ भी है, इलेक्शन कमीशन डेट्स हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जैसे फ़ौज हमें 24 घंटे साल के 12 महीने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहती है, इस तरह पॉलिटिकल वर्कर भी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। और इलेक्शन कमीशन को भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन काम ही इलेक्शन करवाना है, इसका काम है। 1 पॉइंट एजेंडा है उनका, बाकी तो कोई काम नहीं। और तो कोई काम नहीं। तो लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे कुछ जो पार्टीज या जमातें कह रही हैं कि भाई हालात ठीक नहीं है, पैसे नहीं है मुल्क के पास, इलेक्शन कैसे होगा, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अगर उस मद में इलेक्शन डिले करने का कोई मैकेनिज्म या कोई इमरजेंसी का मामला होता है और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की दीगर जमातें PMLN और ये सब फजल रहमान साहब वगैरह ये उसको सपोर्ट करते हैं, तो पीपल्स पार्टी नहीं उसको सपोर्ट करेगी आइडिया? देखिए, इत्तेहादी जमातें हैं। पहले हम माजी में आपको पता है PDM का हिस्सा थे, हमारे भी उनमें इख्तलाफात होते थे। मतलब अभी तो PDM का ऑफिशियल हिस्सा तो नहीं है ना? हाँ, मतलब मुझे हमेशा आपके प्रोग्राम में बताना पड़ता है, ठीक है। PDM का हम हिस्सा थे, फिर हम PDM से निकले। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से किया था कि हमने जो है वो जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक रोल प्ले करना है। अब ये है, देखें, हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है, इलेक्शन जो है आज नहीं होंगे तो 6 महीने बाद होने हैं, 3 महीने बाद होने हैं, साल बाद होने हैं। इलेक्शन तो फिर भी आपने इलेक्शन में जाना है। तो इलेक्शन जो अगर इन टाइम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि होने चाहिए। अब ये मैं नहीं समझता कि पैसे नहीं है इलेक्शन में, अगर आप अखराजात अगर देख लिया जाए तो वो मैनेज हो सकते हैं। लॉ नोटिफिकेशन भी एक अगर आप कहें तो हमने मोहतरमा की शहादत में भी इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल, हमने उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा जब हमारे पास सुबह रोज़ाना पुलिस वाले खड़े होते थे, घर से न निकले, बाहर खुदकुश घूम रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, हालात ख़राब हैं, हमने उधर भी इलेक्शन लड़ा। अफगानिस्तान में जंग की सूरत में भी इलेक्शन हुआ। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए, ठीक है हालात ख़राब हैं, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी की हालत ख़राब है, लेकिन इलेक्शन एक प्रोसेस है, वो तो आपको। तो ये क्यों फिर इस वक्त बहाने बना रहे हैं ना? फिर इसका मतलब नहीं, मैं नहीं समझता बहाने। लग रहा है कि इस वक्त इलेक्शन कराना चाहिए, इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं उनको देखते हुए। देखिए, ये बात नहीं है, इलेक्शन में हार जीत होती है। चलो फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन हो जाते हैं अप्रैल में और एक जमात फॉर एग्जांपल PTI हार जाती है, क्या वो इस रिजल्ट को मानेगी? दूसरी बात ये देखें, बात नहीं बनना चाहिए। अब हम यही सवाल यही होता है, देखें कि जब PTI की पिछली 4 साल हुकूमत थी, उन्होंने आगे पंजाब के जो इलेक्टेड बल्दियाती वो इदारे थे तोड़ दिए। बिल्कुल। उसके बाद 4 साल इलेक्शन नहीं करे, हालांकि उन्हीं का था कि हमारा जो है ब्रेन चाइल्ड है, होना चाहिए ये चीज़ें। लेकिन मैं समझ आप इस प्रोसेस में चलते हैं, जब प्रोसेस में जाएंगे और लोगों को एहतसाब करने दें। आप हमारे एहतसाब न करें, मीडिया न करे, बाकी लोग न करें, अवाम एहतसाब करे, कोई भी नहीं करे, नैब कभी कोई। देखिए, नैब हमेशा हमेशा हमारे स्टांस रहे कि नैब हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुई है। नैब हमेशा पार्टियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई है।
और कुछ नहीं है नैब का। आप देखें अगवा बर तवान के इदारे आपको पकड़ा अभी भी जो नैब के जरिए हो रहा है ये तोशाखाना वाला, हम कह रहे हैं नैब नहीं होता। हम कहते हैं देखें, अगर आप फौज की अगर बात करते हैं वो कहते हैं हमारा अपना एक इदारा है जो अपने फौज के साथ अपना करते हैं बिल्कुल। जुडिशरी कहते हैं हमारा जुडिशल कमीशन है। एक सियासतदान है, कभी उसको एंटी करप्शन खींच रहे, कभी FIA खींच रहे, कभी नैब खींच रहे। भाई आप एक इदारा, हमने एक उसमें बताया था PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि लीडर ऑफ द पोजीशन को हम देते थे कि आप जाके हुकूमत का एहतसाब करें। क्यों नहीं हम पार्लियामेंटेरियन जो हम सियासतदान है इकट्ठे क्यों नहीं होते? रोजाना 7 से 11 बजे तक हमने शो लगाए होते हैं, एक दूसरे को गाली निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल उधर से टाइम फारिग होता है, फिर ट्विटर पे आ जाते हैं, हम इसीलिए सुबह को बुला सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। ठीक है, आपका प्रोग्राम तो फिर भी थोड़ा सा जो है ना वो सॉफ्ट इमेज वाला प्रोग्राम है ना, वरना तो ये चीज़ होती है, लोग देख रहे होते हैं यार सियासतदान क्या है, क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे के दाकशी जब हम कर रहे होते हैं लोग कहते हैं वाकई सियासतदान ऐसे ही हैं। अच्छा, आता है जरा इमरान खान साहब के हवाले से जो बयान था। अच्छा, एक तो पहले मैं समझ रहा, मैंने कहा कैसे इमरान खान का अपना आवाज नहीं ये, दिया, हाँ, जो इन्होंने लेना था आपने ले लिया। जरदारी साहब ने बात कर दी तो हम कैसे ना करें उस पे बात। उन्होंने तो कहा कि मैं बात करूंगा नहीं, उन्होंने ये बात की है। तो ये क्या मामला है? क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग पर यकीन रखती रही है और आपने भी अभी यही कहा कि हम सियासतदान अपना कोई मैकेनिज्म निकालें, और ऐसे लोगों से आप लोगों ने बातचीत की जिनके बारे में कभी उम्मीद नहीं थी कि इन लोगों के साथ आप बैठ सकेंगे। देखिए, मैं हमेशा अगर आपने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को देखा जब वो प्रेसिडेंसी में आए, उन्होंने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, 18th अमेंडमेंट देखें, जो चीज़ भी आप देखें, मोहतरमे की शायद तो उन्हें पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, बहुत कुछ किया। देखिए, अब ये चीज़ है कि हम कहते हैं पॉलिटिशियंस को आपस में बैठ कर मसाइल हल करने चाहिए। अगर हमारी इकनॉमिकल सिचुएशन है, हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो चीज़ भी है, इख्तलाफात अपनी जगह पे। देखें, जब पिछली दफ़ा पार्लियामेंट आई इमरान खान की, हर किसी ने कहा ये सेलेक्ट होके आए हैं, हर किसी ने नहीं कहा सर, आपने कहा, सिवाय आपके, सर आप लोगों ने कहा सिलेक्टेड का वर्ड तो कोई नहीं, बिलावल साहब ने किया था। तो उस पर किसने ताड़ियां मारी? डेस्क बजाए इमरान खान समेत। वो दिखाए, क्लिप दिखाए जरा। हाँ, वो क्लिप मैं ले आऊंगा क्लिप आपके लिए, ठीक है? वो बाद में ख्याल है क्या कह दिया उसने, वो हमेशा बाद में ख्याल आता है। तो उसमें ये है कि देखें, जब उनकी हुकूमत थी, हमारी अपोजिशन की जमातें हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं थी। हमने राज़ी किया कि हमें हल्फ लेना चाहिए, हमें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर की दर अदा करना चाहिए। फिर जब भी कोई सिचुएशन आई मुल्क के हवाले से, चाहे वो इंडिया के हवाले से थी, चाहे कश्मीर के हवाले, जो चीज़ भी थी, हम वहाँ पर मौजूद होते थे। हमने कहा ये मुल्क की बात है। अब ऐसा क्या हो गया कि अब बात नहीं, अब देखें कि हमने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, आए बैठ में टेबल टॉक के जरिए हम क्यों मीडिया के जरिए बात करें? हमें सियासतदानों को मीडिया के जरिए बात नहीं करनी चाहिए। आगे हम मतलब खान साहब से टेबल टॉक हो सकती है या नहीं? आपको लगा तो इंशाल्लाह मीडिएशन के लिए इंशाल्लाह फिर बेड़ा पार है। फिर तो बेड़ा पार ही है वाकई। मीडिया वालों को मत लगाइएगा, मैं तो इस पर बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा। तो उसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि देखें, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल, इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, होने चाहिए। एक जमात हुकूमत में आती है, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हुकूमती इत्तेहाद आ जाती है, क्या इमरान खान इलेक्शन को मानेंगे? वो बोलेंगे देखो मैं तो बहुत पॉपुलर था, मुझे हरवा दिया, फॉर एग्जाम्पल। या हम हार जाते हैं, हम भी यही कहेंगे कि जी देखिए। फिर आप देखें जब वो इलेक्शन आएगा कौमी असम्बली का, वही पंजाब के जो वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हैं वो कौमी असम्बली पे असरअंदाज होंगे। सही है। फिर जब वो साइकिल कंप्लीट होगा, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन, फिर वज़ीर आज़म। तो आप और आप पूरे द मोर रीजन के नेशनल असेंबली के इलेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर दी वो तो असेंबली अब डिसॉल्व हो गई है, तो फॉर दी डिस्कशन कह रहा हूँ। अच्छा, आपको मवाद मिलता रहेगा। पाकिस्तान का खुदा न खास्ता जो है ना, वो ये धरने होंगे, ये एहतजाज, हम ये इलेक्शन नहीं मान रहे, हम ये इलेक्शन नहीं मान रहे, ये चीज़ होगी। और फिर इलेक्शन कमीशन के किरदार देखें, माजी में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़रा डेवलपमेंट स्कीम नहीं हो सकती। कश्मीर में क्या हो रहा था, GB में क्या हो रहा था, वो थे। अगर हम होंगे तो हम भी यही काम करेंगे। नहीं, लेकिन अब ये जो बात थी जरदारी साहब की, किसी इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकती, तो कोई किसी किस्म की टेबल टॉक के भी दरवाजे बंद हो चुके हैं, इट्स ऑल ओवर। देखें, टेबल टॉक के दरवाजे इसलिए बंद नहीं होने चाहिए, और वो इसलिए कह रहे हैं कि देखें जब भी उससे जब बात की, चाहे वो हुकूमत में था चाहे अपोजिशन में था, उन्होंने कहा नहीं मैंने बैठना इनके साथ। हाँ, बिल्कुल नहीं बैठता, ये चोर है, ये डाकू है, फलां है, ढींग है। भाई आपने 4 साल हुकूमत की, अगर हमारी पार्टी में चोर डाकू उनको टांग देते ना सजा। मैं कहता हूं कि मेरी पार्टी में अगर गलत लोग हैं, किसी जमात में गलत लोग हैं, आप उनके सारे, मैं नहीं कहता कि सारे मीडिया वाले गलत हैं। बिल्कुल मीडिया आजकल अगर आप चैनल्स देखें, आजकल आप अगर एंकर्स देखें, मेजॉरिटी, मैं सारों का नहीं कहता, वो पार्टी के तर्जुमान बन चुके हैं, बहुत मतलब पॉलिटिसाइज हो गई है, तकरीबन सारे इदारे पॉलिटिसाइज हो गए। तो अब जो स्टांस इमरान खान का था कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, अब वो स्टांस पीपल्स पार्टी ने ले लिया कि ठीक है हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। जब वो आप मुझे कहें साल के 11.5 महीने के मैंने बात नहीं करी, तो फिर 15 दिन आपके बंदे, आप कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें फिर भी हम तो देखें, हमने तो एक बहुत पुरानी जमात है, हमने बहुत सी चीज़ें उतार चढ़ाव उसमें देखे, फिर भी एट द एंड ऑफ डे हम बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मतलब ये है कि अगर वो
एज ए पॉलिटिशियन बात करें। और जो गिरफ्तार करने के जो मामला चल रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर पुलिस पहुंचती है, गिरफ्तार नहीं होते। हाँ, एक फिर टीजर दे के आते हैं। क्या खेल रहे हैं ये, इसका आपको क्या समझ में आता है? वैसे उधर से उनकी ट्वीट आती है कारकुनान जमान पार्क पहुंचे, इधर से हुकूमत का आता है। आप लोग गिरफ्तार करवा रहे हैं, हम तो नहीं करवा रहे हैं। आप चाहते हैं हो ना हो? नहीं, मैं कहता हूँ अगर कोई गलत काम किसी ने भी किया है क्रॉस द बोर्ड, इमरान खान, मैं हूँ, जो भी हो, अगर किसी में, और गिरफ्तार हुकूमत नहीं करेगी, गिरफ्तार अदालत ने करना। हाँ। अदालत ने ऑर्डर्स करने हैं पुलिस को कि इस केस में आपने गिरफ्तार करना। परसों आपने इतना हाइप क्रिएट कर दिया, वो समन देने गए थे, आपने कहा था पता नहीं इसको। और देखें, बात ये नहीं है, गिरफ्तारी देखें, जरदारी साहब की बेल रिजेक्ट हुई थी, जरदारी हाउस में थे, हम मौजूद थे, हमारे पास आए, हमने उनको अंदर बुलाया, अपने ऑफिस से बिठाया, उन्होंने दिखाया समन ये है, उन्होंने वकीलों को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है। हमने तो वर्करों को नहीं कहा कि आप आ जाए। हमजा साहब की गिरफ्तारी के लिए गए थे, वो पता नहीं कहाँ, हमने तो नहीं कहा कि आ जाओ जरदारी हाउस के बाद सारे लेट जाओ गाड़ियों के आगे, हमने नहीं कहा। एक प्रोसेस है, देखिए अगर एक चीज़ है तो ये चीज़ें देखिए, अगर आप कहते हैं कि मैं जेलों से नहीं डरता, थानों से नहीं डरता, पॉलिटिकल वर्कर तो ऐसे भी उसकी पीपल्स पार्टी में खासकर हमारी सीआर बढ़ती है अगर हम जेल में जाएं तो। अच्छा, आप लोग यहाँ पीपल्स पार्टी का फिर एक अलग टैग है ना, वो तो कुछ कर सके उसको इमरान खान को पीटीआई में, इसमें पीपल्स पार्टी में लें ताकि उनको पता चले गिरफ्तारी के लिए आ जाए। लेकिन पीटीआई में उनके लेकिन मैं, हमारा ये स्टांस है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई जनरल केसेस हैं जिसमें आपको अदालत कहती है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। और ये जो आजकल पैमरा के थ्रू जो है वो सिलसिले चल रहे हैं, अदालत ने तो वैसे उस और उन पिछले ऑर्डर्स को भी रिवोक कर दिया था कि नहीं, सब मैं कल टीवी चैनल्स पे था, मैं कल टीवी चैनल्स पे था और मैंने इस पे कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल लीडर की आप स्पीच को नहीं रोक सकते हैं। अगर आप रोकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उधर चले जाएंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल लीडर को भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि मैं जो स्पीच कर रहा हूँ और कौन से खिताब कर रहा हूँ उसमें मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल लेकिन इस चीज़ का जो है हमें कम से कम हमें ये जरूरत है कि हम हुकूमत बैक कर सकते। लेकिन माजी में भी आपने नवाज शरीफ साहब के साथ किया, वो भी नहीं होना चाहिए। कन्विक्टेड क्रिमिनल के तौर पर था। कन्विक्टेड क्रिमिनल और पॉलिटिकल लीडर दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हो जाएंगी। आप क्यों दिखा रहे हैं? क्या यही मैं पूछ रहा हूँ ना कि अब तो हुकूमत में आ गया ना, अब तो वो हुकूमत में आ गया। तो हुकूमत जो चाहे करे। नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप मैं समझता हूँ कि जो भी है, भी किसी लीडर की थी, उन्होंने की थी, कराची से उनका ताल्लुक था, यूट्यूब पे आ रहे थे, वो भी कन्विक्टेड मामला। आप रोक सकते हैं स्पीचेस? नहीं रोक सकते। वो तो सोशल मीडिया पर तो चलती रहेगी, लेकिन जाहिर है अगर एक हुकूमती इदारा है तो वो तो ये नहीं कहेगा कि लोगों को, जिस मुल्क में जिस शख्स को लेकिन लीडरशिप को देखें, सुनाई गई है, लीडरशिप की स्पीचेस, पहली बात यह है कि जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात जो हम करते हैं, लीडरशिप की स्पीचेस नहीं रोकनी चाहिए। और लीडरशिप को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम इदारों को इस तरीके से क्रिटिसाइज न करें। सही है, मतलब ठीक है, एक क्रिटिसिज्म का एक हद है। हमें बहुत सी रिजर्वेशन है अदालतों के ऊपर, क्योंकि हमारा अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर चीज़ पे सो मोटो एक्शन होता है। लेकिन अगर इन अदालतों में कोई केस नहीं सुना जाता, वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का केस नहीं सुना जाता, शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का केस नहीं सुना, हर चीज़ ले आप सो मोटो। लेकिन हम भी बार बार आप कह रहे हैं हमारे केस भी तो सुने। बिल्कुल हमें बहुत से हमें एतराज़ था कि हमारे वज़ीर आज़म को इल्लीगली हटाया गया कि ब्लू बुक की डेफिनेशन जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने खुद करनी थी। कहते मैं करूँगा ब्लू बुक की डेफिनेशन, क्योंकि मेरे पास आइन क्यों पड़ा हुआ है? आइन इसलिए पड़ा हुआ कि मैं उसको फॉलो करूँ। ब्लू बुक प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों पड़ी हुई है? इसलिए पड़ी उसको फॉलो करें। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, आप इधर ले आएँ मेरे चैनल में, मैं तशरीह करूँगी, इससे क्या मतलब है? तो फिर तो फिर प्रॉब्लम है, बिल्कुल। अच्छा, जरदारी साहब का एक और इंटरेस्टिंग बयान भी था कल का राजनपुर के इलेक्शन के हवाले से कि महंगाई इतनी हो गई है, ख़वातीन ने ज़्यादा वोट डाला है इस दफ़ा, और चूँकि वो जो भी घर का सिलसिला निज़ाम चलाती है उसने महंगाई के गुस्से में जो है वो वोट दूसरी तरफ दिया। ये पॉपुलैरिटी का मामला नहीं है। तो अगर ये महंगाई की वजह से इस किस्म के वोट आप लोगों को पड़ गए, फैसले डार साहब करें और खमियाजा पीपल्स पार्टी भुगते। देखें, हम इत्तेहादी जमात हैं और डार साहब जो फैसले करें, हम जो फैसले करें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहें कि नहीं ठीक है, मीठा मीठा हफ हफ। अच्छा, कलेक्टिव लेंगे दोनों। देखें, जो हमारे जो रिजर्वेशन है, हम पार्टी उनके साथ बैठकर, कैबिनेट में बैठकर, उनके जो भी हमारे होते हैं हम उनके साथ बात करते हैं। ठीक है, ज़ाहिर साहब ने कहा महंगाई तो है, नहीं है महंगाई तो है, लेकिन मतलब डार साहब आप लोग की बात इस तरह से सुनते हैं अगर फाइनेंशियल मामलात में, IMF के मामलात में वो आपसे लेते हैं? बिल्कुल, हम मशावरत करते हैं, चीज़ें वो करते हैं, उसमें बिल्कुल सुनते भी हैं और हम उनको बताते हैं कि चीज़ें, क्योंकि आपने पब्लिक के पास जाना है। आपने इलेक्शन अगर आज नहीं, कल इलेक्शन तो है ना, अवाम में जाना है। और अवाम में तो हम तो ये नहीं कहते कि आप टमाटर 2 की बजाय 1 कर दें, रोटी 2 की जगह 4 की जगह 3 की जगह 1 कर दें, एक की बजाय आधी कर दें, चीनी जो है छोड़ दें, मतलब रोटी छोड़ दें, डबल रोटी शुरू कर दें। हम ये तंज नहीं करेंगे। महंगाई है और एक्चुअल है जिसका हमें इदराक है, और इसको चीज़ को जो है
इसका इदराक करना पड़ेगा और इस चीज़ को कम करना पड़ेगा, वरना इलेक्शन में हमारे लिए मुश्किल डेफिनेटली। लेकिन फाइनली ये कि जो बिलावल साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने हुकूमत से कहा था कि अगर आपने सैलाब ज़दगान से किए हुए वादे पूरे नहीं किए तो हम फिर वजारतें छोड़ने के बारे में सोचेंगे, ये एक बहुत बड़ा बयान था, अहम बयान था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखें, हम अगर जब बात करते हैं लोगों के साथ तो हमें लोग कहते हैं आपकी टीवी चैनल्स पे तो नज़र ही नहीं रहा पाकिस्तान में कुछ सैलाब की रिकन्स्ट्रक्शन का कोई फेज़ है, कुछ है, ये है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा जो सिंध में सूरत हाल थी, ख़ासकर बलूचिस्तान और सिंध में थी, बिल्कुल उसमें यह था कि हमने ज़मींदारों के साथ वादा किया था कि हम उनको सपोर्ट करेंगे बीज के हवाले से, खाद के हवाले से, जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो पूल करने थे पैसे, फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करनी थी। तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया, और जब टाइम जा रहा था, क्योंकि आपके लिए टाइम तो इंतजार नहीं करेगा फसल की काश्त, सही बात है, तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी बाकी चीज़ों को कट करके उनको फुली सपोर्ट किया। उस पर उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपका केस कैबिनेट में भी और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ लड़ूंगा, अगर मैं आपको अपने हुकूक नहीं दिला सका तो मुझे फिर कैबिनेट में बैठने का कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ज़ाहिर है सैलाब ज़दगान की जो सूरत हाल है इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल करीम को। आपके साथ अगला प्रोग्राम करेंगे गुरबत के खात्मे के बारे में, इंशाअल्लाह, BSP बिल्कुल, इसके ऊपर क्या काम हो रहे हैं ये हम प्लान करते हैं और आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से उसका आपने कोटा भी बढ़ा दिया है, लोगों के ऊपर जो इनकम है वो भी बढ़ा दी, सब्सिडी भी बढ़ाई सर, तो वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।